हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल के बारे में। तो एरिस्टोटल की हमने लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी इसका टॉपिक। तो उसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्टेट। तो थ्योरी ऑफ स्टेट में एरिस्टोटल ने क्या किया है, प्रोमिनेंट स्टेटमेंट दी है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पॉपुलर जो कि इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे कि हम 5 स्टेटमेंट को देखेंगे, आज इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अगर आपको मेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इसका, अगर आपको कोई भी इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर आपको आ जाती है, तो आपको जो है सबको मेंशन करना पड़ता है, तभी आपका जो है एक कंप्लीट आंसर बनेगा, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड। एक दूसरे से ये क्या करती है, इंटरलिंक है। अगर आप एक लिखोगे आपको दूसरी को लिखना पड़ेगा, ऐसे आपका कभी भी आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो आज हम जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ मैन इज़ बाय नेचर पॉलिटिकल, यानी कि सोशल एनिमल है। हम जब से छोटे थे हम ये चीज़ को मतलब सुनते आ रहे हैं कि मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज़ ए सोशल एनिमल। आज हम देखेंगे कि एरिस्टोटल इसके बारे में क्या बोलते हैं। तो एरिस्टोटल क्या करते हैं, स्टेट की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि स्टेट इतना इम्पोर्टेंस क्यों हमारी लाइफ में, है ना। तो ये हम देखेंगे कि क्यों है। तो ये कोशिश करते हैं, ही ट्राइज टू शो डैट मैन इज़ बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल विच मीन्स नेचर हैज़ नॉट मेड मैन इन सच अ वे डैट ही कैन बी लिव विदाउट स्टेट। ये बोलते हैं कि जो है इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो मैन है, नेचर ने मैन को नहीं बनाया, लेकिन नेचर ने इस तरह से बना दिया मैन को कि बिना स्टेट के वो रह नहीं सकता। ठीक है। तो जी मतलब वो जन्म तो ले सकता है, लेकिन उसके बिना जो है रहना इम्पॉसिबल है, सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो एरिस्टोटल जो थे वो बिलोंग किससे करते थे, सोक्रेटिक ट्रेडिशन। जो हमने लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी ना एरिस्टोटल की, उसमें हमने देखा था ना सिमिलरिटीज में कि जो बोथ आर दे आर बिलोंग टू सोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड क्रिटिक्स ऑफ सोफिस्ट ट्रेडिशन। तो ये हमने पढ़ा था नहीं, सोक्रेटिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सोक्रेटिक थे ये भी किसके अगेंस्ट में थे, सोफिस्ट के। क्योंकि सोफिस्ट जो थे ये सिर्फ टेम्पररी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, प्राइवेटाइज एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, और ये इनकी वजह से जो है हमारी स्टेट इतनी इग्नोरेंट थी। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सिखाते थे मनी एंड पावर को कैसे पाया जाए। इसलिए इस चीज़ को इनको आर्ग्यूमेंट जो है इनका सामना करते हैं कौन, एरिस्टोटल। एनकाउंटर्स करते हैं सोफिस्ट के आर्गुमेंट पे। सोफिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं, स्टेट एक इस कन्वेंशनल, यानी कि स्टेट एक आर्टिफिशियल है, स्टेट को हमने बनाया है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि स्टेट हमें ज़रूरत थी तभी स्टेट एक फॉर्म हुई, लेकिन ये बोलते नहीं, स्टेट को हमने बनाया। तो ये बोलते हैं कि मैन इज़ मेजर ऑफ एवरीथिंग और मैन इज़ प्रायर टू स्टेट। मतलब मैन जो है हर चीज़ को कर सकता है, मैन जो है वो प्रायर है, यानी कि वो फॉरमोस्ट अपर मोस्ट है, वो सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, फिर हमें स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कौन बोलते हैं, सोफिस्ट के आर्गुमेंट में सोफिस्ट ने बोला है, तभी जो है एरिस्टोटल इनके अगेंस्ट है, इनका सामना करते हैं इनके आर्गुमेंट्स का। तो हाउ ही इस्टेब्लिशेस दैट मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ही कौन है, ही डैट इज़ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की हम बात कर रहे हैं ना। तो एरिस्टोटल जो है उन्होंने इस स्टेटमेंट को क्यों इस्टेब्लिश किया, क्यों बोला कि मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। तो ही गिव्स फॉलोइंग आर्गूमेंट्स, ये क्या करते हैं, 3 आर्गूमेंट्स देंगे आपको, तो उनमें से ये समझाएंगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं। और भी आर्गूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे आगे स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द नीड्स ऑफ द मैन। मतलब नेचर जो है, नेचर ने मैन को इतना सेल्फ सफिशेंट नहीं बनाया कि वो अपनी बेसिक, यानी कि बायोलॉजिकल जो नीड्स होती है उसको फुलफ़िल कर सके। बायोलॉजिकल नीड्स कौन फुलफ़िल कर सकता है, फैमिली। बायोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होगी, इमोशनल होगी, फिज़िकल होगी। तो इस तरह की जो नीड्स होती हैं हमारी जो है फैमिली ही पूरी कर सकती है। इसलिए हमें फैमिली जो है फर्स्ट एसोसिएशन होती है, हमें फैमिली की नीड होती है। फैमिली जब होगी क्रिएशन, ठीक है, फैमिली फॉर्म्ड होगी, तो फिर हमें क्या पड़ती, फैमिली जो है, सपोज आप सोचो अगर आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके पास आपकी जो है बायोलॉजिकल नीड्स को जो फुलफ़िल होगी, लेकिन आपको जो है, लेकिन कुछ नीड्स को आपकी फुलफ़िल तो कर सकती फैमिली, लेकिन सम ऑफ द नीड्स जो है रिमेन रह जाएगी, वो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकती जब तक वो विलेज एक फॉर्म नहीं करेंगे। विलेज क्यों, क्योंकि जो विलेज होती चाहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो फैमिली है, यानी कि एक फैमिली है, ये एग्रीकल्चर जानना, मतलब इनको पता है कि एग्रीकल्चर मतलब इस पर इन्वॉल्व है, तो इनको पता है कि खाना कैसे उगाया जाए, इतना ही पता है इनको। इनको ये नहीं पता कि खाना किस पे, मतलब किस पे पकाना, ये जो ये चीज़ है जिस चीज़ पे वो खाना पकाना है, इनको जो है इतना मतलब
वो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि खाना किस पे पकाना चाहिए, यानी कि बर्तन पे पकाना चाहिए। वो बर्तन की ज़रूरत जो है वो कौन पूरी कर सकता है, दूसरी फैमिली। इसलिए हमें जो है किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर वो ये खाना पका रही है तो वो कच्चा खाना खाएगी जब तक उनके पास बर्तन नहीं होगी उसको कुक करने के लिए, पकाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है हम भी कभी कभी आप भी सोचना कि जो है आपकी जो नीड्स होती है, मोस्ट ऑफ द नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द स्टेट और एज वेल एज विलेजेस या टाउन्स या सोसाइटी। तो आप भी कभी कभी ना सोचना कि आप भी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एक दूसरे पे डिपेंडेड हो किसी ना किसी वजह से। आप तो है आप हर एक चीज़ अपने आप को फुलफ़िल नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको कार चाहिए तो अगर आप मतलब लगा लो बिजनेसमैन, अब अगर आप बिजनेस चलाते हो, ठीक है, बिजनेस तो आप चला रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, वो कौन फुलफिल कर सकता है? दूसरा पर्सन, दूसरा ग्रुप कर सकता है, दूसरी टीम कर सकती है, ठीक है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको विलेज की ज़रूरत पड़ती ही है। और मैन जो है एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा सोर्स है जो वो अकेले रह ही नहीं सकता, आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको नीड होती है हर एक बंदे की। जब हमने विलेज को फॉर्म कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो विलेज जो है कुछ चीज़ें को वो फुलफ़िल कर लेता है आपकी, लेकिन सम ऑफ द नीड्स दे आर नॉट फुलफिल्ड। तो वो फिर तब तो हमें क्या पड़ती है, स्टेट की ज़रूरत। कैसे कि मानो अगर एक सोसाइटी है, इतने फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, हर एक फैमिली रहती है, तो आप खुद सोचो कि इस फैमिली ने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि तुम्हें अगर कोई मार के जाएगा तो हम उसको मार के आना, पिट के मत आना, ठीक है। इस फैमिली ने रूल बनाया, बच्चे अगर आपको कोई मारेगा आप सीधा आगे मुझे बताना, आप खुद मारना मत। ये कुछ और रूल बनाएगी, ये कुछ और रूल बनाएगी, ये अपने हिसाब से रूल्स बनाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपको जो है ऐसे में कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि हर एक के अपने अपने जो है रूल्स है, रेगुलेशंस है। और ऐसे कभी भी स्टेट जो है, एक सोसाइटी कभी भी रन नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि कोई है नहीं, कोई चीज़, कोई हमारे पे लिमिट नहीं है किसी चीज़ को लेके। हम चाहे इसको मार दे तो हमारे पे कोई मर्डर केस थोड़ी होगा, बिकॉज स्टेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो हमें सेंट्रलाइज से हमें गवर्न कर सके। इसलिए हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आज हम स्टडी कर रहे हैं तो अगर जो पुअर लोग हैं, जो मतलब अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कौन करता है? स्टेट। स्टेट कैसे? वो गवर्नमेंट जो है स्कूल्स प्रोवाइड करती है ताकि जो है आपको जो है अच्छी सी सुविधा मिले आगे डेवलपमेंट होने के लिए। तो स्टेट एक ऐसी एंटिटी है जो आपकी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है और एक पीस, एक हार्मनी जो है वो बनाए रखता है एक सोसाइटी में, ठीक है। स्टेट को माना जाता है एक कंट्री, ये नहीं कि एक स्टेट, मतलब माना जाता है कंट्री। तो स्टेट जो है जितनी भी एसोसिएशन बताई है, फैमिली, विलेज या जितनी भी होगी, उनमें से सबसे ये हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट है। ओनली स्टेट इज़ कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैन, यानी कि जो स्टेट है वो इतना कैपेबल है कि वो मैन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जितनी भी उसकी फुलफिल वो होती है, नीड्स होती है, वो उसको क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है, ठीक है। इतना कैपेबल होता है, अपने आप में एक सेल्फ सफिशेंट एंटिटी होता है। तो सेकंड पॉइंट इज नाइदर फैमिली इज सफिशेंट नॉन विलेज इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज सेल्फ सफिशेंट इज स्टेट, यानी कि ना ही फैमिली ना ही विलेज जो है इतना सफिशेंट है कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके अपने वे में, लेकिन सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन होगा, वो कौन होगा? स्टेट। स्टेट इज़ ए सेल्फ सफिशेंट एंटिटी जो कि हमारे हर एक नीड्स को भी पूरा कर सकता है। जैसे हम देखते हैं न्यू न्यू पॉलिसीज़ देखते हैं, स्कीम्स देखते हैं, ये कौन हमें प्रोवाइड करता है? स्टेट। क्यों करता है? इसका पीछे रीज़न ये रहता है कि जो हमारी सोसाइटी है ये क्या हो? प्रोग्रेसिव हो, डेवलपमेंट हो। सपोज अगर स्टेट ना हो, जो पुअर लोग हैं उनके लिए तो कोई सोचेगा ही नहीं, और जो पुअर लोग हैं वो पुअर होते होते वो सप्रेस इतना हो जाएंगे कि वो अल्टीमेट में इतना पुअर हो जाएंगे कि पूछो ही मत। तो अगर जो रिच है तो वो रिच इतना अप होती जाएगा, इतना इंक्रीज होगा कि वो क्या करेगा? पुअर इतना, मतलब कभी भी ऐसे बैलेंस जो है सोसाइटी कभी भी रन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए हमें उनकी लिमिट्स पे भी हमें जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगानी पड़ती हैं। तो अगर रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो अपनी मनमानी की वजह से कभी भी एक अच्छी स्टेट क्रिएट नहीं हो सकती, अपनी एक अच्छी लाइफ जो है हम नहीं जी सकते, ठीक है, अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है। तो एरिस्टोटल जो है ये सजेस्ट करते हैं कि जो स्टेट है एक अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन है, मतलब स्टेट अपने आप में एक सेल्फ सफिशेंट है। अगर स्टेट हो जाए तो हमें जो है एक गुड पॉलिटिकल लाइफ जो है हमें मिल सकती है, इतना सफिशेंट है। स्टेट वही होती है जो सेंट्रलाइज वे में गवर्न करे, जो लोगों के द्वारा ही गवर्न करे, जिसमें आर्बिट्ररी पावर का यूज़ ना हो, जिनकी पावर्स को लिमिट हो,
दैट इज स्टेट, उसको बोला जाता है सही माने में कि ये स्टेट है, कि ये सभी के लिए सोचता है। अगर लॉ बनाए तो सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, चाहे वो रिच हो चाहे वो गवर्नमेंट का कोई मेंबर हो। ठीक है, इतना आया समझ आपको। आगे हम जो है ये लाइन है, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सिग्निफिकेंस बियॉन्ड स्टेट, मतलब स्टेट के आगे भी कोई नहीं है, मतलब स्टेट जो है इतना सफिशेंट है कि उससे ऊपर भी कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, चाहे विलेज या कुछ भी, कोई भी अथॉरिटी, कोई कुछ भी जो है उसके ऊपर नहीं हो सकता कोई भी इंस्टीट्यूशन, इतना स्टेट जो है सुप्रीम है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट स्टेट डिजर्व द हाइएस्ट शेयर इन मैंस ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ। तो एरिस्टोटल जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो स्टेट है ये हमारी जो मैन है, ये मैन की लाइफ में कितना अपना रोल प्ले करता है, लेकिन मैन को भी इतना मतलब उसकी ऑब्लिगेशंस बनती है, उसकी ड्यूटी बनती है अपनी लाइफ में कि वो अपना एक हाईएस्ट शेयर जो है स्टेट को डिज़र्व करे। ऐसा क्यों? वाई स्टेट डिज़र्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, इतना रिस्पेक्ट क्यों ये डिज़र्व करता है फ्रॉम द पीपल? क्योंकि स्टेट क्या है, प्री कंडीशन है फॉर गुड लाइफ। अगर आपको एक गुड लाइफ जीनी है तो आपको एक स्टेट की नीड पड़ती है, दैट इज स्टेट इज़ ए प्री कंडीशन फॉर गुड लाइफ। हैंस मैन कैन नॉट हैव फुलफिल्ड लाइफ विदाउट स्टेट, मतलब कि मैन जो है इतना फुलफिल्ड जो नहीं है कि वो अपनी लाइफ स्टेट के बिना अपनी लाइफ को जी सके, कभी भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ना ही वो अपनी नीड्स को पूरी कर सकता है। इन द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल, अब ये आई स्टेटमेंट, स्टेट कम्स टू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कॉन्टिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है थस ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द मैन ऑफ नीड्स ऑफ द मैन एरिस्टोटल प्रूव्स स्टेट एज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, मैन एज ए पॉलिटिकल एनिमल। इससे हमें ये पता चला कि स्टेट जो है एक नेचुरल, हमें नेचुरल तरीके से हमें स्टेट जो है हमें ज़रूरत पड़ती है, जो अपने आप ही ये क्रिएट होती है। जो मैन है एक पॉलिटिकल एनिमल है, यानी कि मैन जो है ये पॉलिटिकल जो है इसका आदर करता है किसका? स्टेट का। जैसे कि एनिमल है, एनिमल को हम पालते हैं अपनी मर्जी से, इसलिए स्टेट भी जो है स्टेट हमें पालता है किस्म से। ठीक है, हमें उसके क्या है, एक एनिमल है, तो स्टेट अपने आप में एक नेचुरल एंटिटी है। ठीक है, ये अपने आप में हमें फॉर्म होती है, हमें नीड पड़ती है, इसलिए हम क्रिएट नहीं करते, लेकिन हमें नीड पड़ती ही है। इन द वर्ड्स ऑफ एरिस्टोटल, वन कैन हु कैन लिव विदाउट स्टेट कैन बी आइदर वेस्ट और गॉड, ही कैन नॉट बी ए मैन। मतलब क्या, इस इम्प्लीकेशन का देखते हैं, इसका मतलब देखते हैं इस स्टेटमेंट का। ये थर्ड स्टेटमेंट आई है, 5 बताई थी मैंने आपको, थर्ड है। अब ये थर्ड का क्या मतलब बताता है? ये बोलते हैं कि इट मीन्स वन शुड पोसेस सुपर ह्यूमन क्वालिटीज आइदर बीस्ट और गॉड टू बी एबल टू लिव विदाउट स्टेट। मतलब जहाँ वही इंसान जो है स्टेट के बिना रह सकता है, जहाँ तो वो उसके पास जो है राक्षस की क्वालिटीज़ होगी, जहाँ तो उसकी भगवान की क्वालिटीज़ होगी, यानी कि उसके पास जो है सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ होगी, जहाँ तो उसकी राक्षस की क्वालिटीज़ होगी। ठीक है, जहाँ तो उसकी गॉड की जो है क्वालिटीज़ होगी, लेकिन जो साधारण मैन है वो कभी भी रह नहीं सकता स्टेट के बिना, जहाँ तो राक्षस होगा जहाँ तो भगवान होगा। ये मतलब है स्टेटमेंट का। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, फर्स्ट लॉजिक हमने पढ़ा था ना, नीड्स ऑफ द मैन, उस बेसिस पे हमने एनालिसिस किया था ना। तो अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक के बेसिस में हम देखेंगे कि जो हिस्टोरिकली और क्रोनोलॉजिकली मैन कम्स बिफोर स्टेट, बट लॉजिकली स्टेट इज़ प्रायर टू मैन। मतलब ऐसे हम हिस्टोरिकली जहाँ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स देखते हैं हम एंशिएंट में, तो मैन सबसे पहले आया है स्टेट से पहले। लेकिन हम क्यों इतना मानते, बट लॉजिकल हम देखा जाए तो स्टेट जो है प्रायर है मैन से, यानी कि स्टेट पहले है फिर मैन है। क्यों ऐसा बोला जाता है? कैसे, हाउ? तो दो मैन कम फर्स्ट, येट द लाइफ ऑफ मैन वाज नॉट वर्थ कॉलिंग ह्यूमन लाइफ अनटिल एंड अनलेस मैन हैज़ नॉट फॉर्म्ड द स्टेट। मतलब मैन जो है माना कि मैन पहले आया, लेकिन जो मैन की लाइफ थी तब मैन को ह्यूमन लाइफ में हम नहीं बोल सकते थे, क्योंकि मैन तब तक जब तक वो स्टेट को फॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि एक तो अगर मैन जो है एक प्रॉपर जो है सिस्टमेटिक वे में काम ना करे तो वो एक किस्म का किस वे में आता है? एनिमल वे में। ठीक है, क्योंकि एनिमल में भी कोई रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता कि उस इस हिसाब से वो चले। ठीक है, जहाँ उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी तरह जो थी पहले की हम नोमैडिक लाइफ देखते हैं, हंटिंग गैदरिंग की, जो वो होते थे अर्ली मैन, वो उन पे जो थी रिस्ट्रिक्शंस उन पे नहीं होती थी, जहाँ मन करता था वहाँ पे मूव ऑन होते थे बिना कोई परेशानी के। लेकिन जब स्टेट फॉर्म हुई तो तब बोला गया कि ये इंसान है, मतलब इनको माना गया कि ह्यूमन लाइफ है ये।
थर्ड आर्ग्यूमेंट देखते हैं, टेलियोलॉजी आर्ग्यूमेंट, यानी कि स्कूल ऑफ डेस्टिनी। एरिस्टोटल मानते हैं कि जो स्कूल ऑफ डेस्टिनी है वो क्या मतलब हमारी एक किस्मत है, यानी कि हमारी इतनी किस्मत है कि हम जो है स्टेट के अंदर रहते हैं, इतनी हमारी डेस्टिनी है कि हम स्कूल, स्टेट यानी कि एक स्कूल है, इसके हम डेस्टिनी में रहते हैं। ये टेलियोलॉजिकल आर्गूमेंट बताया इसने, एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल बोलते हैं कि हम जो है स्टेट के अंदर रहते हैं, नेचर ने हमें इस कदर बना लिया है कि हमें जो है स्टेट को हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। हम इतने अपने नेचुरली कुदरती हम इतने जो है बन गए हैं कि हम स्टेट के बिना सोच नहीं सकते रहना। जैसे आप पहले देखते थे मोनार्क के टाइम पे, तो मोनार्क क्या करते थे, अपने रूल्स रेगुलेशन थोपते थे, तो कहीं ना कहीं वो डिसेंट्रलाइज वे में जब वो चलता था काम, तो हम जो है नहीं रह सकते थे उनके अंडर में। ठीक है, जब स्टेट हुई, स्टेट का मतलब होता है सेंट्रलाइज तरीके से काम करना, सभी की सुनना और लॉ को हर एक चीज़ पे अप्लाई करना, और साथ ही साथ जो है आर्बिट्ररी पावर जो यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है, लिमिट्स लगानी है उनकी पावर पे, और चेक एंड बैलेंसेस जो है उन पे होनी चाहिए, ताकि जो है कभी भी करप्शन या कभी भी किसी के साथ गलत ना हो। इसलिए जो है ये चीज़ें होने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पड़ती हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, जो हमने ये बेसिस पढ़े हैं, लॉजिक पढ़े हैं जितने भी हमने, इनका कंक्लूड क्या निकलता है, तो ये निकलता है कि जो एरिस्टोटल हैं, इन्होंने मैन की लाइफ में स्टेट की इम्पोर्टेंस को कैसे इन्होंने प्रेजेंट किया है, कि एक मैन की लाइफ में हम देखा जाए तो स्टेट का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल प्ले करती है, तो कितना बड़ा रोल प्ले करती है और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। तो अब हमने क्या किया, हमने ना थियोरी ऑफ स्टेट पढ़ लिया, टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं, तो आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे स्टेट जो है नेचुरल है या ज़रूरी है। ये डिस्कशंस जो है पॉलिटिकल जो स्कॉलर्स रहे हैं उनके बीच में हुई है डिबेट, डिस्कशंस इसको लेके, स्टेट को लेके, कि स्टेट नेचुरल है या नेसेसरी है, ज़रूरी है या नेचुरल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इफ़ आइडियलिस्ट बिलीव डैट स्टेट इज़ नेसेसरी एंड अ सोर्स ऑफ वर्च्यू, मतलब आइडियलिस्ट कौन है, जैसे कि सोक्रेटिस थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, गांधी भी थे कहीं ना कहीं। तो ये मानते हैं कि स्टेट जो है एक काफ़ी ज़रूरी है, और स्टेट एक क्या है, क्वालिटी है अपने आप में ही। ठीक है, ये हो तो हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी बन सकती है, इसका ये मानना है। दूसरा, लिबरल्स बिलीव डैट स्टेट इज़ नेसेसरी एविल, क्या मतलब है, लिबरल कौन होते हैं, लिबरल वो होते हैं जो लिबर्टी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि जो फ्रीडम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि किसी तरह के लॉस जहाँ रूल्स जो है वो हमें लिमिट ना करें हमारे लिबर्टी पे, हमारे फ्रीडम पे। इस तरह के जो लोग होते हैं इनको बोला जाता है लिबरल्स। तो ये मानते हैं कि स्टेट अगर नेसेसरी भी है, ये अवेल भी है, ये गलत मतलब एक तरीके से बुरा भी है। कैसे, आप खुद सोचो, एक लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरल का खुद पे ये मतलब है फ्रीडम। ठीक है, तो फ्रीडम का क्या मेन फोकस रहता है कि किसी की जो है कोई हमें सप्रेस नहीं करे, कोई लॉ हमें बांध के ना रखे। तो सपोज लिबरल्स चाहते हैं कि हमें कोई किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो हमारी लिबर्टी छीने। ठीक है, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। ठीक है, तभी ये बोलते हैं कि स्टेट जो है, इसका मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, कि स्टेट जो है अगर लॉ बनाता है कि आपको जो है 9 बजे के बाद रात के आपको डीजेस वगैरह नहीं लगाने, कोई गाने गुने नहीं लगाने, तो ये रूल बनाया हुआ है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्या करोगे, आपको फ़ाइन होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो स्टेट जी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि सपोज एक इंसान जो है वो इन्जॉयमेंट तो कर रहा है, लेकिन बाकी जितनी सोसाइटी वो कितना सफ़र कर रही है उस वजह से, क्या पता ये इस सोसाइटी में जो है, इस फैमिली में कोई मेंबर्स बीमार हो, कोई हार्ट पेशेंट का हो, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो कोई किसी घर में कुछ हो रहा हो, किसी घर में डेथ हुई हो, सपोज करो कितना जो है गलत होगा। इसलिए स्टेट को जो है ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो सबके लिए सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए लिबरल्स जो है इस चीज़ को बोलते हैं एविल, क्योंकि ये हमारी जो फ्रीडम्स है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अनार्किस्ट बिलीव डैट, अनार्किस्ट वो होते हैं जो चाहते हैं स्टेटलेस सोसाइटी हो, यानी कि कोई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कौन थे, तो अनार्किस्ट गांधी जी। गांधी जी जो थे वो चाहते थे स्टेटलेस सोसाइटी हो, यानी कि सुप्रीम अनार्किस्ट थे गांधी। क्यों, ये बोलते थे कि इंडिया जो है वो फंक्शनल अनार्की होनी चाहिए, मतलब
कि जो इंडिया है वो सॉफ्ट स्टेट होना चाहिए। जैसे कि हमने जो इंडिपेंडेंस हम हुए तो हमने कैसे हुए थे, हमने ब्रिटिश के लॉ को, ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट है उनके लॉ को हमने क्या किया, डिसोबे किया, मतलब ना नहीं माना, तभी हम इंडिपेंडेंस हुए। ये मानना था गांधी का। ये बोलते थे कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब वो लोग जो क्या करते हैं, लॉ को मानते भी नहीं है लेकिन उनको फिर भी रिस्पेक्ट दिया जाता है, बिकॉज एक तो स्लो जुडिशरी की वजह से, सेकंड इज मसल पावर की वजह से, या कल्चरल या फ्यूडलिज्म, ज़मींदारी, जो बड़े बड़े ज़मींदारी होते हैं उनकी वजह से हम उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो गांधी बोलते हैं इस चीज़ पे कि जो हमें जो है लॉ को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की वजह से हमारी लाइफ में मतलब वो फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगे। एक वो क्या चाहते थे, विलेज रिपब्लिक चाहते थे, ठीक है, कि हम अपनी मर्ज़ी से जो है, हाँ, हम आज़ादी से जिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते थे गांधी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब हम आगे थियरीज़ को पढ़ेंगे हम देखेंगे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपने अकॉर्डिंग अच्छा है स्टेट को लेके। तो लेकिन हम देखेंगे कि हर एक को जो है पॉलिटिकल थिंकर वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, वो भी हम देखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना।